हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सल्तनत कालीन कला की, जिसमें हम सल्तनत काल की कला के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सल्तनत कालीन कला। अगर हम सल्तनत काल अगर देखें तो इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है सल्तनत काल की स्थापना से, यानी भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से मानी जाती है। और इसको सल्तनत काल क्यों कहते हैं? इसको सल्तनत काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल के जो शासक होते थे तो उनको हम क्या कहते थे? सुल्तान कहते थे, और उसी के नाम पर हम इनको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सल्तनत कालीन कला के बारे में। अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको इंडो इस्लामिक शैली भी कहा जाता है। इसको इंडो इस्लामिक कला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो इस्लामिक कला भी कहा जाता है। तो इसको इंडो इस्लामिक कला क्यों कहा जाता है हम देखेंगे। इंडो यानी कि इंडो का मतलब क्या होता है? भारतीय, यानी भारतीय कला। और इस्लामिक कला के मिश्रण से जो कला बनी उसको क्या कहते हैं? इंडो इस्लामिक कला कहते हैं। और इंडो इस्लामिक कला को और भी क्या कहते हैं? सल्तनत कालीन कला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इसके समय की बात करें तो सल्तनत कालीन कला का समय 1206 से लेकर 1526 तक माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कितना? 13वीं शताब्दी भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में सल्तनत काल की स्थापना कब हुई है? तो 13वीं शताब्दी में मानी जाती है। ठीक है, और अगर 13वीं शताब्दी सल्तनत काल की स्थापना की मानी जाती है तो उसकी कला की स्थापना भी कब से मानी जाएगी? यानी 13वीं शताब्दी से ही मानी जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। 13वीं शताब्दी में मुस्लिम स्थापत्य कला का विकास भारत में होना प्रारंभ होता है। इस कला पर भारतीय परंपराओं का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है, भारतीय परंपराओं का। और कब होता है? 13वीं शताब्दी में। किसका? मुस्लिम स्थापत्य कला का भारत में विकास होना प्रारंभ होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सल्तनत काल की जो समय है वो 1206 से है, यानी हम कह सकते हैं 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी, ठीक है, कब से? 13वीं शताब्दी से मानते हैं। और इसमें क्या हुआ था? इसलिए यहाँ पर मुस्लिम स्थापत्य कला का भारत में विकास होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, इन्होंने मतलब मंदिर, मस्जिद, मकबरे ये सब बनवाने स्टार्ट कर दिए थे। और इन पर किसका प्रभाव था? जो ये इन्होंने मस्जिद, मकबरे, किले, नगर जो भी बसाए उन पर किसका प्रभाव था? भारतीय परंपराओं का प्रभाव था। और वो किस लिए था? क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें भारत में बनाई तो ये किसके द्वारा बनाई गई हैं? ये बनाई गई हैं भारतीय कारीगरों द्वारा। तो भारतीय कारीगरों पर किसका प्रभाव था? भारतीय कला का प्रभाव था। तो उनके द्वारा जो भी स्थापत्य का निर्माण किया गया उस पर किसका प्रभाव पड़ा? भारतीय परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कहाँ पर? भारत पर आक्रमण करने वाला। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम था। और इसने भारत के गैर मुस्लिमों पर प्रथम बार जजिया कर लगाया था। यानी इसने क्या किया था? भारत के जो गैर मुस्लिम थे उन पर क्या लगाया था? पहली बार जजिया कर लगाया था। चलिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने? 12 आक्रमण किए थे। और इसका 16वां आक्रमण किस पर था? सोमनाथ मंदिर पर था। और कब से कब तक? 1025 लेकर 1026 के बीच में था। और यह अफगानिस्तान के गजनी का शासक था। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मोहम्मद गजनवी की। ठीक है, तो इसने मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था? इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने 17 बार आक्रमण किया था। और इसका जो 16वां आक्रमण था, 16वां, वो किस पर था? तो ये इनका आक्रमण था किस पर? सोमनाथ मंदिर पर था। किस पर? सोमनाथ मंदिर पर था। और ये कब से कब तक था? तो ये आक्रमण 1025 से लेकर 1026 के बीच में किया गया था। और ये कहाँ का था? तो ये कौन? महमूद गजनवी। तो ये गजनी का शासक था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लर्न करेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है, अब देख लेंगे सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ।
तो सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? सोमनाथ का मंदिर है आपका गुजरात के काठियावाड़ में। कहाँ पर है? सोमनाथ का मंदिर है आपका कहाँ पर? गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। कहाँ पर? काठियावाड़ में, ठीक है। और इस पर किसने आक्रमण किया था? तो अभी मैंने आपको बताया किसने? मोहम्मद गजनवी ने किया था। किसका 16वां आक्रमण किस पर था? सोमनाथ मंदिर पर था। और यहाँ पर किसकी मूर्ति है? तो यहाँ पर इस मंदिर में शिव की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति है यहाँ पर। और इसका निर्माण इस मंदिर का किसने किया था? तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? इस मंदिर का निर्माण किया गया था सोलंकी शासकों द्वारा किया गया था। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देख लेंगे सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। और इसमें किसकी? शिव जी की मूर्ति है, जिसका निर्माण किसने किया है? सोलंकी शासकों के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। चलिए, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? तो इसका जीर्णोद्धार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। और इस पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मोहम्मद गजनवी के साथ कौन आया था? तो हम देखेंगे तो मोहम्मद गजनवी के साथ कौन आया था? अलबरूनी भारत आया था। कौन? हम बात करेंगे महमूद गजनवी की, तो महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? तो वो अलबरूनी आया था। कौन आया था? अलबरूनी आया था। और इसने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो इसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी? किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसे हम क्या और कहते हैं? तहकीक ए हिंद के नाम से और जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। और इसको, इस पुस्तक को क्या कहा जाता है? इसको भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भारत की खोज पुस्तक के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। यानी मोहम्मद गजनवी के साथ कौन आया था? अलबरूनी भारत आया था। और उसने किसकी रचना की थी? किताबुल हिंद यानी तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। और इस पुस्तक को क्या कहा जाता था? भारत की खोज कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अलबरूनी प्रथम मुस्लिम इतिहासकार था। कैसा? प्रथम मुस्लिम इतिहासकार था जिसने किसका? हिंदू ग्रंथों रामायण महाभारत पुराण का गहन अध्ययन किया था। अलबरूनी एक ऐसा पहला मुस्लिम इतिहासकार था जिसने क्या किया था? ग्रंथों का, हमारे भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया था। रामायण का अध्ययन किया था, महाभारत का, पुराणों का अध्ययन किया था। चलिए, किताबुल यामिनी पुस्तक की रचना किसने की थी? उतबी ने की थी। और इसे क्या कहा जाता है? फारस का होमर कहा जाता है। तो अब देखेंगे किसके बारे में? उतबी के बारे में। उतबी क्या है? हम बात करेंगे उतबी के बारे में। उतबी क्या है? ये महमूद गजनवी का क्या था? महमूद गजनवी की हम बात कर रहे हैं तो महमूद गजनवी का क्या था? ये इतिहासकार था। क्या था? इतिहासकार था, ठीक है। और उनके दरबार का विद्वान था, ठीक है। क्या था? इतिहासकार था और उनके दरबार का विद्वान था, ठीक है। और इसने महमूद गजनवी के समस्त आक्रमणों को क्या कहा है? तो इसने महमूद गजनवी के समस्त आक्रमणों को क्या बताया? जिहाद बताया है। और इसकी पुस्तक कौन सी है? तारीख ए यामिनी, ठीक है। कौन सी है? तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी इनकी पुस्तक है। यानी हम कह सकते हैं किताबुल यामिनी पुस्तक की रचना किसने की? उतबी ने की। और इसकी पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो इनकी पुस्तक को क्या कहा जाता है? फारसी भाषा का होमर कहा जाता है। यानी इनकी जो पुस्तक है किताबुल यामिनी, उसको क्या कहा जाता है? फारसी भाषा का होमर कहा जाता है। ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है उतबी की। इनकी पुस्तक को क्या कहा जाता है? फारसी भाषा का होमर कहा जाता है। किसका? फारसी भाषा का होमर कहा जाता है। और ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है उतबी साहब की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होमर, अगर हम बात करें होमर की, तो होमर क्या है? एक यूनानी कवि हैं। कैसे कवि हैं? यूनानी कवि हैं। और इन्होंने किसकी रचना की है? इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की है। वो कौन कौन से हैं? तो इलियड और ओडिसी नामक ग्रंथों की रचना की है इन्होंने। किसकी? इलियड और ओडिसी नामक ग्रंथों की रचना की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की। ये किसकी रचना है? तो ये रचना है चंद बरदाई जी की, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन सी पुस्तक है इनकी। तो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक है, ठीक है। कौन सी? पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक है। ये किसकी है? तो ये पुस्तक है किसकी? चंद बरदाई जी की। चंद्र बरदाई जी की है। और ये चंद्र बरदाई हैं कौन? तो ये हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। किसके? पृथ्वीराज चौहान के क्या हैं? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं। क्या हैं? दरबारी कवि हैं। और इन्होंने किसकी रचना की है? तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है।
किसने? चंद्रवरदाई जी ने। और इसे क्या माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसका? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो हिंदी आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा, तो आप क्या कहेंगे? पृथ्वीराज रासो है, जो किसका है? चंद्रवरदाई जी का है। और चंद्रवरदाई क्या थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अब देखेंगे आगे, तो दिल्ली को किसने बसाया? तो दिल्ली को बसाया है तोमर वंश के शासक। किस वंश के शासक? तोमर वंश के शासक किसने? अनंगपाल ने। और कब बसाया है? तो 11वीं शताब्दी में बसाया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली को किसने बसाया है? अगर दिल्ली को बसाने की बात करेंगे तो इसको बसाया है किसने? तोमर वंश के शासक। किस वंश के शासक? तोमर वंश के शासक कौन थे? अनंगपाल ने। ठीक है, किसने? अनंगपाल ने। और कब बसाया है? तो इन्हें बसाया है 11 शताब्दी में, इन्होंने दिल्ली शहर को बसाया है। ठीक है, कब? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। पहली बार पांडवों ने दिल्ली को बसाया, जिसका नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, और पहली बार अगर बात करेंगे तो अगर सबसे पहले बात करेंगे तो वो किसने बसाया था? पांडवों ने बसाया था। और इसका क्या नाम रखा था? इंद्रप्रस्थ नाम रखा था। ठीक है, चलिए। अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब कर दी थी? तो 1912 में कर दी थी। यानी हमारे भारत की पहली राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी, और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, किसने कर दी थी? तो ये कर दी थी अंग्रेजों ने स्थानांतरित कर दी थी। और कब कर दी थी? तो 1912 में। कब कर दी थी? तो 1912 में कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में दिल्ली के रायसीना पहाड़ी पर किसका निर्माण हुआ? संसद भवन का और राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया गया, जिसके मुख्य स्थापत्यकार कौन थे? ई ल्यूएंटस थे। तो चलिए देख लेते हैं, लॉर्ड इरविन ने कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में किसका निर्माण कराया है? तो दिल्ली की कहाँ पर? दिल्ली के रायसीना पहाड़ी पर। किस पर? रायसीना पहाड़ी पर किसका निर्माण कराया है? रायसीना पहाड़ी पर संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया है। किसका? संसद भवन का। किसका? संसद भवन का। और किसका? राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया है। ठीक है, किसका? इन दोनों जगहों का निर्माण करवाया है, कि संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का। जिसके मुख्य स्थापत्यकार की अगर बात करें तो इसके स्थापत्यकार कौन है? लुटियंस हैं, ई लुटियंस हैं। ठीक है, ई लुटियंस हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे सल्तनतकालीन स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुस्लिम सत्ता का श्री गणेश कब होता है? सल्तनत काल में हुआ, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो मुस्लिम अगर सत्ता की बात करें तो उसकी स्थापना कब हुई है भारत में? तो सल्तनत काल से हुई है। ठीक है, सल्तनतकालीन कला में दो शैलियों भारतीय और इस्लामिक कला का मिश्रण मिलता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो किसका सल्तनतकालीन कला में किन दो शैलियों का मिश्रण मिलता है? तो भारतीय और इस्लामिक शैली का मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंडो इस्लामिक शैली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, इंडो यानी भारतीय और इस्लामिक यानी, इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म में मूर्तिकला और चित्रकला प्रारंभ से ही निषिद्ध था, इसलिए स्थापत्य कला का विकास हुआ। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इसमें मूर्तिकला, किसका? मूर्तिकला और चित्रकला प्रारंभ से ही निषिद्ध था, इसलिए यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। और साथ ही साथ किसका? साहित्य कला का भी इसमें विकास हुआ है। किसका? साहित्य कला का भी विकास हुआ है। यानी हम बात कर सकते हैं यहाँ पर स्थापत्य कला की भी और साहित्य कला की भी यहाँ पर क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सल्तनतकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत इमारती संरचनाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें सल्तनत काल में जो स्थापत्य कला हुई उसमें किसका निर्माण किया गया? इमारती संरचनाओं का निर्माण किया गया। अब जैसे मस्जिदों का निर्माण किया गया, मकबरों का निर्माण किया गया, और महल, किले, शहर व दरवाज़ों का निर्माण हुआ है। मस्जिद यानी अगर हम अभी बात करेंगे आगे, अगर बहुत सारी मस्जिदों का इसमें निर्माण किया गया है। कब? सल्तनतकालीन कला में। ठीक है, और किसका? मकबरों का निर्माण, महल का निर्माण, किलों का निर्माण हुआ, शहरों का निर्माण हुआ और दरवाज़ों का भी निर्माण किया गया है। इस्लाम धर्म में मस्जिद पूजा स्थल के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं देख लेंगे तो खुला आंगन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं?
सहना कहते हैं। अब बारामदा होता है जिसे हम रिवाक कहते हैं, किबला मिलान होता है, हौज होता है जिसे हम तालाब कहते हैं, और पटी हुई छतें होती हैं। तो ये हो गया क्या सल्तनत कालीन कला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं सल्तनत काल की। ठीक है, थोड़ा हम सल्तनत काल के बारे में जानेंगे, फिर धीरे धीरे हम सल्तनत कालीन कला के बारे में जानते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेंगे किसके बारे में, सल्तनत काल के बारे में। किसके बारे में, सल्तनत काल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सल्तनत काल के अगर हम समय की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कब से कब तक माना जाता है, 1206 से लेकर कब से कब तक माना जाता है, 1526 तक माना जाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 13वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है, इस काल में शासन करने वाले, अब इस काल में शासन करने वाले हम कुछ प्रमुख वंशों को देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उनके बारे में। अगर हम इसका सल्तनत काल का समय देखेंगे तो 1206 से लेकर 1526 है, जिसके बीच में 5 वंश शासन करते हैं जिनके बारे में अब हम देखेंगे, और इनकी स्थापत्य कलाओं के बारे में देखेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सबकी स्थापत्य कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं वह कौन कौन से वंश हैं। तो पहला है हमारा गुलाम वंश। कौन सा है, गुलाम वंश। गुलाम वंश या फिर इसे हम कहते हैं ममलूक वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम ममलूक वंश भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला वंश हो गया। दूसरा है खिलजी वंश। कौन सा, खिलजी वंश। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश। नेक्स्ट है सैयद वंश, और हमारा लास्ट है लोधी वंश। ठीक है, कौन सा, लोधी वंश। यहाँ पर क्या होता है, सल्तनत काल की समापन होती है। क्या यहाँ पर लोधी वंश के बाद क्या होती है, सल्तनत काल की समापन हो जाती है, उसके बाद क्या आता है, हमारा मुगल वंश आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनका टाइम। अगर गुलाम वंश का टाइम देखें तो 1206 से लेकर 1290 माना जाता है। खिलजी वंश का टाइम देखेंगे तो 1290 से लेकर 1320 माना जाता है। तुगलक वंश की बात करेंगे तो 1320 से लेकर 1414 माना जाता है। सैयद वंश का टाइम है 1414 से लेकर 1451, और लोधी वंश का टाइम है 1451 से लेकर 1526 तक। तो ये होगा हमारे कुछ वंश। यानी हम अगर हम देखें तो सल्तनत काल का समय हमारा कितना है, 1206 से लेकर 1526 तक। जिस बीच पांच वंशों ने शासन किया तो वो कौन कौन से हैं, तो गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, तो अभी इसी सीरीज़ में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गुलाम वंश को पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बारे में, गुलाम वंश से संबंधित शासकों के बारे में पढ़ेंगे, और उन्होंने जो जो निर्माण कार्य कराया, यानी जिस स्थापत्य का निर्माण कराया हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले शासक कौन है, गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कौन है, तो गुलाम वंश के अगर हम पहले शासक की बात करें तो क्या थे, ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। ठीक है, अगर हम इनके बारे में देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या माने जाते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, तो ये अगर इनकी बात करें तो ये मोहम्मद गोरी के क्या थे, मोहम्मद गोरी के ये सेनापति थे। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। ठीक है, मोहम्मद गोरी के क्या थे, तो मोहम्मद गोरी के कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, सेनापति थे। सेनापति, ठीक है, क्या थे, सेनापति थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इन्होंने मोहम्मद गोरी के सेनापति के रूप में कुछ स्थापत्य कलाओं का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो देख लेते हैं उनके बारे में। अब हम देखेंगे किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित स्थापत्य कला के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित किसके बारे में, उनकी स्थापत्य कलाओं के बारे में, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है। ठीक है, और कब कराया है ये देखते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अब हम इनको, अगर हम इनके
अगर मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में इनको देखते हैं अगर हम, यानी उनके सेनापति के रूप में देखते हैं, तो इन्होंने कितने 3 स्थापत्य कलाओं का निर्माण कराया है। किसका? अगर मोहम्मद गोरी के हम प्रतिनिधि के रूप में अगर इनको देखते हैं, किसके रूप में? प्रतिनिधि के रूप में, तो इन्होंने कितने स्थापत्य कलाओं का निर्माण कराया? 3 स्थापत्य कलाओं का निर्माण कराया है। ठीक है, किसका? 3 स्थापत्य कलाओं का निर्माण करवाया है। ठीक है, ये कब से कब तक इनके सेनापति रहे? तो मोहम्मद गोरी के सेनापति 1192 से लेकर 1206 तक रहते हैं। ठीक है, और अगर स्वतंत्र शासक के रूप में बात करें इनकी, किसके रूप में? स्वतंत्र शासक के रूप में बात करें, स्वतंत्र शासक के रूप में बात करेंगे तो ये 1206 से लेकर 1210 तक रहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र शासक के रूप में बात करते हैं तो ये कब से कब तक रहते हैं? तो ये 1206 से लेकर 1210 तक रहते हैं। ठीक है, चलिए, इन्होंने मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में किन स्थापत्य कलाओं का निर्माण कराया है? यानी तो पहला है हमारा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सा? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। किसका? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण तराइन विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कौन सी मस्जिद है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद। ठीक है, और क्या हो गई है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद होगी, और साथ ही साथ उसके बाद किसका निर्माण कराया है? कुतुब मीनार का निर्माण कराया है। और इन्होंने ये निर्माण कब कराया है? जब ये मोहम्मद गोरी के सेनापति थे, तब इन्होंने इन स्थापत्य कलाओं का निर्माण करवाया है। तो चलिए अब देखेंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में। अब हम जानेंगे किसके बारे में? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण इन्होंने कब कराया था? तराइन पर विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अभी आपको बताया कि इसका निर्माण कब हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है तराइन विजय के उपलक्ष्य में। ये है हमारी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अगर हम इसके मध्य में बात देखें तो हमें ये क्या दिखाई दे रहा है? एक स्तंभ दिखाई दे रहा है। ठीक, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे मेहरौली स्तंभ, लौह स्तंभ के नाम से जानते हैं। और इसमें अगर देखें तो इसमें जंग नहीं लगी है, इसमें एक ऐसे रासायनिक पदार्थ का लेप किया गया है जिससे ये आज भी जंग रहित है। चलिए अब देख लेते हैं इस मस्जिद के बारे में। मुस्लिम शासकों द्वारा, किसके द्वारा? मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद अगर आपसे पूछी जाएगी तो वो कौन सी मस्जिद होगी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कौन सी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाई गई? मुस्लिम शासकों द्वारा बनाई गई। कहाँ पर? भारत में। भारत में बनाई गई पहली मस्जिद है। और ये कब बनवाई थी? ये कब बनवाई गई थी? इस मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? तो इस मस्जिद का निर्माण किया गया था तराइन विजय के उपलक्ष्य में। और ये इसका निर्माण 1192 में कराया गया था। और कहाँ पर कराया गया था? तो इसका निर्माण दिल्ली में कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सल्तनत कालीन शासकों या गुलाम वंश के शासकों पूछा जाए या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पूछी जाए तो आप सबसे पहली मस्जिद किसको लगाएंगे? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को लगाएंगे। ठीक है, इसका निर्माण ऐबक ने कब करवाया है? तो इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? ऐबक ने करवाया। कब कराया है? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में कराया है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि तराइन के द्वितीय युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कराया था। यानी तराइन का जो युद्ध हुआ था उसमें विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कराया था, और पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कराया था। ठीक है, के उपलक्ष्य में कराया था। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि मतलब इसका निर्माण कब कराया गया है? तो इसका निर्माण कराया गया तराइन के द्वितीय युद्ध के विजय के उपलक्ष्य या पृथ्वीराज चौहान के पर विजय के उपलक्ष्य। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ किस किस के बीच में था? तो ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? पराजित हुए थे। और पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? पराजित हुए थे, जिससे इसके उपलक्ष्य में भी क्या हुआ था? इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ठीक है, और इस मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया गया था? तो इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया गया था। और कहाँ पर? मेहरौली क्षेत्र में कराया गया था। कहाँ पर? मेहरौली क्षेत्र में करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1192 में। तो देख लेंगे। अगर बात करें कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की, किसकी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने कराया है? तो इसका निर्माण ऐबक ने कराया है। कब करवाया है? तो ये जब मोहम्मद गोरी के सेनापति थे उस टाइम पर। ठीक है, और कहाँ पर कराया है? तो इसका निर्माण इन्होंने दिल्ली में करवाया है। कहाँ पर कराया है? दिल्ली में करवाया है। और कब करवाया है?
92 में करवाया गया। और दिल्ली में कहाँ, किस क्षेत्र में कराया, तो इन्होंने महरौली क्षेत्र में इसका निर्माण करवाया है। किसमें, महरौली क्षेत्र में इसका निर्माण करवाया है। ठीक, चलिए। और किस लिए कराया, तो तराइन के द्वितीय युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, और पृथ्वीराज, या फिर कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान पर विजय के उपलक्ष्य में कराया है। ठीक है। भारत में निर्मित मुस्लिम स्थापत्य कला की पहली मस्जिद, अगर आपसे पूछी जाएगी कि भारत में निर्मित मुस्लिम स्थापत्य कला की अगर पहली मस्जिद पूछी जाएगी तो वो भी कौन सी होगी, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद होगी। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद के शासकों में, अगर हम बात करें तो आते हैं आपके इल्तुतमिश। इन्होंने क्या कराया है, इस मस्जिद का प्रांगण दूना करवाया है, यानी दुगना करवा दिया। किसने, इल्तुतमिश ने। और कब करवाया है, तो इन्होंने 1230 में करवाया है। किसको, इस मस्जिद का जो प्रांगण था उसको क्या करा दिया, इन्होंने डबल करा दिया। ठीक है। और कब कराया, तो इन्होंने ये करवाया है 1230 में। ठीक है, यानी इसका निर्माण किसने कराया था, ऐबक ने करवाया था। और गुलाम वंश के जब दूसरे शासक आते हैं यानी इल्तुतमिश आते हैं, और ये क्या करते हैं, ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का क्या करवाते हैं, प्रांगण दूना करवाते हैं। कब करवाते हैं, तो 1230 में कराते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके तुगलक वंश की बात करते हैं, तो तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक आते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने इस मस्जिद में कुछ अंश जोड़े थे, यानी इस मस्जिद में कुछ और ऐड किया था उन्होंने। कब किया था, तो 1351 में ऐड किया था। यानी इल्तुतमिश के बाद आपके किसने, तुगलक वंश के शासक आते हैं। कौन, तुगलक वंश के शासक आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। और ये इन्होंने क्या किया, इस मस्जिद में कुछ अंश जोड़े थे। कब जोड़े थे, तो 1351 में जोड़े थे। ठीक है। अगर हम बात करें खिलजी वंश की, खिलजी वंश इसमें नहीं लिखा है और हम देख लेंगे। तो खिलजी वंश के शासक कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस पर क्या क्या लिखवाया था, कुरान की आयतें लिखवाई थी। तो हम इस पॉइंट को लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि खिलजी वंश के शासक, किसके, खिलजी वंश के शासक कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। और इन्होंने क्या किया था इस मस्जिद में, तो इन्होंने इस मस्जिद पर क्या लिखवाया है, कुरान की आयतें लिखवाई हैं। क्या लिखवाई हैं, कुरान की आयतें लिखवाई हैं, कुरान की आयतें लिखवाई। ठीक, चलिए। तो यानी अगर हम देखें तो गुलाम वंश ने गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने भी उसमें उसके जो प्रांगण था उसको दूना करवाया था। उसके बाद आता है हमारे खिलजी वंश। खिलजी वंश के कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुरान की आयतें लिखवाई थी। किस पर, मस्जिद की दीवारों पर। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश के कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थे, जिन्होंने इस मस्जिद में कुछ अंश जोड़े थे। कब जोड़े थे, तो 1351 में जोड़े थे। चलिए, अब आता है लोधी वंश। तो इस मस्जिद के प्रांगण में इन्होंने क्या किया था, यानी प्रांगण यानी आंगन होता है। इसमें सिकंदर लोधी के समय के मस्जिद के जो इमाम थे जमीम, इनका एक छोटा सा मकबरा बना हुआ है। और इसी मस्जिद में किसका, सिकंदर लोधी के टाइम के, लोधी के समय में जो भी मस्जिद के इमाम थे वो कौन थे, के समय में मस्जिद के जो इमाम थे उनका क्या नाम था, जमीम। इनका एक छोटा सा मकबरा है। किसके समय में, सिकंदर लोधी के समय के। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मस्जिद के प्रांगण में क्या, इस मस्जिद के प्रांगण यानी आंगन में क्या है, एक गुप्तकालीन एक लौह स्तंभ स्थित है। मैंने आपको पहले ही दिखाया था, क्या था, एक गुप्तकालीन क्या स्थित था, लौह स्तंभ स्थित है। यानी ये गुप्त काल का है लौह स्तंभ। ठीक है। और इस पर क्या आज भी जंग नहीं लगी है। ठीक है। तो इसको देख लेंगे। इस मस्जिद के प्रांगण में एक लौह स्तंभ स्थित है, जो इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, महरौली लौह स्तंभ के नाम से जाता है। और जिस पर किसका नाम मिलता है, चंद्र नामक एक शासक का उल्लेख है, जिसका संबंध किससे बताया जाता है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से माना जाता है। और इस लौह स्तंभ में ऐसी रासायनिक वस्तु का लेप है जिसके कारण वह जंग रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या है, एक गुप्तकालीन क्या है, लौह स्तंभ है। कैसा, लौह स्तंभ है। ठीक, ये किस काल का है, तो ये एक गुप्तकालीन स्तंभ है। कब का है, तो गुप्तकालीन लौह स्तंभ है। ठीक है, गुप्त काल का। ठीक है। चलिए, और इस पर किसका नाम मिलता है, तो इस पर चंद्र नामक एक शासक का उल्लेख मिलता है, जिसका संबंध किससे बताया जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से बताया जाता है। किससे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से बताया जाता है। ठीक है। और ये और इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम महरौली, किस नाम से जानते हैं, महरौली लौह स्तंभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, महरौली लौह स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट है, इस मस्जिद के समीप क्या स्थित है? कुतुब मीनार स्थित है। क्या स्थित है? कुतुब मीनार स्थित है। ठीक है। इंडो इस्लामिक शैली, ठीक है, यानी इंडो इस्लामिक कौन सी? यानी आपकी भारतीय शैली, और इस्लामिक शैली के मिश्रण से जो बनी है वो इंडो इस्लामिक शैली है। ठीक। और इसमें निर्मित स्थापत्य कला का ये पहला उदाहरण माना जाता है जिसमें हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है ये इंडो इस्लामिक शैली की ये क्या है? स्थापत्य कला का ये पहला उदाहरण माना जाता है। ठीक है, यानी इसमें भारतीय शैली और इस्लामिक शैली के मिश्रण से ये मस्जिद का निर्माण हुआ है। किसका? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का। और जिसमें ज़्यादातर प्रभाव किसका दिखाई देता है? हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। और आई होप आपको अच्छे से सल्तनत कालीन कला के बारे में समझ आ गया होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।